नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्रीय मंत्री परषोत्तम रुपाला ने सोमवार को महाराष्ट्र में मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी के लिए राष्ट्रीय किसान क्रेडिट कार्ड सम्मेलन में लिया हिस्सा। रुपाला ने मछुआरों और पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड किए वितरित। कहा, डेयरी और मत्स्य पालन करने वाले दोनों को किसान क्रेडिट कार्ड किया जाना चाहिए जारी। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक संदेश में कहा, ग्रामीण क्षेत्रों के 13 करोड़ घरों को नल से जल प्रदान करने की उपलब्धि कर ली है हासिल। अब ग्रामीण क्षेत्रों के 67% से अधिक घरों में नल से जल हो रहा है उपलब्ध। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा, भारत में हरित हाइड्रोजन के मामले में विश्व का नेतृत्व करने की क्षमता। आने वाले वर्षों में भारत को हरित हाइड्रोजन का केंद्र बनाने के लिए किया जा रहा है काम। केंद्रीय जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, पिछले 9 वर्षों में नीली अर्थव्यवस्था पर हुए हैं काम। भारत जल्द ही विश्वसनीय बंदरगाहों का बड़ा होगा केंद्र, जो देश के आर्थिक विकास को गति देगा और लाखों नौकरियों के अवसर करेगा पैदा। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री परषोत्तम रुपाला ने सोमवार को महाराष्ट्र में मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी के लिए राष्ट्रीय किसान क्रेडिट कार्ड सम्मेलन की अध्यक्षता की। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने मत्स्य पालन विभाग के सहयोग से राष्ट्रीय किसान क्रेडिट कार्ड सम्मेलन का आयोजन किया था। परषोत्तम रुपाला ने इस बात पर बल दिया कि किसान क्रेडिट कार्ड पशुपालन एवं डेयरी और मछली पालन करने वाले मत्स्य उत्पादकों दोनों को ही उपलब्ध कराया जाना चाहिए और पहले कदम के रूप में उनके प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकसित होने की आशा बनी रहेगी। रुपाला ने सागर परिक्रमा के दौरान किसान क्रेडिट कार्ड को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिला अधिकारियों के साथ साथ विभाग के अधिकारी गणों द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि आधारभूत तरीके से इस मुद्दे के समाधान के लिए जिला स्तर पर समीक्षा की जानी चाहिए। मत्स्य पालन विभाग, पशुपालन एवं डेयरी विभाग और किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना तथा किसान क्रेडिट कार्ड पर लघु वीडियो व किसान क्रेडिट कार्ड के लाभ और पात्रता के साथ साथ लाभार्थियों के प्रशंसा पत्र भी साझा किए गए। परषोत्तम रुपाला ने पात्र मत्स्य पालकों व मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए। लाभार्थियों ने वर्चुअल बातचीत के बाद किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ उठाने के अपने अनुभव भी व्यक्त किए। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर एल मोर्गन ने पहले राष्ट्रीय किसान क्रेडिट कार्ड सम्मेलन में आने के लिए सभी का स्वागत किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि गरीब कल्याण के एक घटक के तौर पर वित्तीय समावेशन शामिल है और ऐसी स्थिति में ये अवश्य सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पूरे देश में किसान क्रेडिट कार्ड को बढ़ावा देकर स्थानीय ऋणदाताओं द्वारा लगाए गए उच्च ब्याज ऋण को समाप्त कर दिया जाए। डॉक्टर एल मोर्गन ने सभी बैंकों से आगे आने, प्रशिक्षण देने और क्षमता निर्माण करने का आग्रह किया। महाराष्ट्र सरकार के राजस्व, पशुपालन और डेयरी विकास मंत्री ने उपस्थित सभी बैंकरों को मानदंडों में ढील देने की सलाह दी, क्योंकि मत्स्य पालन विभाग तथा पशुपालन एवं डेयरी विभाग दोनों क्षेत्र परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं और उन्हें जमीनी स्तर पर सस्ते ऋण की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक संदेश में कहा कि हर घर जल योजना के अंतर्गत केवल 4 वर्षों में 13 करोड़ परिवारों को स्वास्थ्य और अच्छे रहन सहन का उपहार दिया गया है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के 13 करोड़ घरों को जल से पेयजल प्रदान करने की उपलब्धि हासिल कर ली गई है। प्रधानमंत्री ने 2019 में जल जीवन मिशन की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य 2024 तक ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक घर को नल से पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। जिस समय इस योजना का शुभारंभ किया गया, उस समय ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 3 करोड़ घरों में नल से पेयजल मिल रहा था। सरकार ने कहा है कि देश में अब ग्रामीण क्षेत्रों के 67% से अधिक घरों में नल के जरिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो रहा है।
केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि भारत में हरित हाइड्रोजन के मामले में विश्व का नेतृत्व करने की बड़ी क्षमता है। हरित हाइड्रोजन से संबंधित एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत को हरित हाइड्रोजन का केंद्र बनाने के लिए व्यापक व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है, इसलिए यहाँ ऊर्जा की खपत भी तेजी से बढ़ रही है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि देश में ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए हरित हाइड्रोजन मिशन एक प्रमुख कदम है। आर.के. सिंह ने कहा कि भारत का लक्ष्य न केवल अपने देश में ऊर्जा की मांग को पूरा करना है, बल्कि विश्व के लिए हरित हाइड्रोजन का निर्यातक बनना भी जरूरी है। उन्होंने बताया कि भारत की ऊर्जा खपत में 21% वृद्धि हुई है, जिससे देश में विकास का स्पष्ट संकेत मिलता है। हरित हाइड्रोजन से संबंधित एक दिन के सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने किया है। नई दिल्ली में 18वें G20 शिखर सम्मेलन के सिलसिले में यह आयोजन किया गया है। इस दौरान नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव भूपेंद्र एस भल्ला ने कहा कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव का दूरगामी कदम है और इससे जीवाश्म ईंधन संसाधनों पर देश की निर्भरता घटाने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए 20,000 करोड़ रुपए की रकम निर्धारित की है। इसमें से 14,066 करोड़ रुपए पायलट परियोजनाओं के लिए अलग रखे गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इन परियोजनाओं से इस मिशन को आगे बढ़ाने और इससे जुड़ी प्रौद्योगिकी के व्यापारिक उपयोग में मदद मिलेगी। केंद्रीय जहाजरानी मंत्री सरबानंद सोनोवाल ने दिल्ली में आयोजित होने वाले वैश्विक समुद्री शिखर सम्मेलन के उपलक्ष्य में सोमवार को चेन्नई में एक रोड शो का शुभारंभ किया। सोनोवाल ने कहा कि देश की नीली अर्थव्यवस्था में पिछले 9 वर्षों में अभूतपूर्व बदलाव हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारत जल्द ही विश्व स्तरीय बंदरगाहों का बड़ा केंद्र होगा, जो देश के आर्थिक विकास को गति देगा और लाखों नौकरियों के अवसर पैदा करेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश की समुद्री अर्थव्यवस्था को हरित बंदरगाह और हरित ऊर्जा पर आधारित बनाने की प्रधानमंत्री की परिकल्पना को पूरा करने के लिए गंभीर प्रयास हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के तटवर्ती क्षेत्रों में नीली अर्थव्यवस्थाओं से जुड़ी कई परियोजनाओं पर काम भी चल रहा है। सागरमाला योजना के तहत तमिलनाडु में ऐसी 106 परियोजनाओं को चिन्हित भी किया गया है। इनमें से 48 परियोजनाओं को पूरी हो चुकी हैं और बाकी पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार तटवर्ती क्षेत्रों में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि वैश्विक समुद्री शिखर सम्मेलन के दौरान सरकार को 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने की उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित लोक भवन सभागार में राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित 94 शिक्षकों के शिक्षक दिवस सम्मान कार्यक्रम में हिस्सा लिया। शिक्षक दिवस सम्मान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि आज प्रदेश के 2 करोड़ 61 लाख किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं, जिसके खाते में डीबीटी के माध्यम से राशि को पहुंचाया जा रहा है। आज के दिन पर 2 करोड़ 61 लाख किसान हैं जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहे हैं और डीबीटी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी हर चौथे महीने उस राशि को एक क्लिक से देश के 12 करोड़ किसानों तक उस राशि को पहुंचा देते हैं। यानी 1 मिनट भी नहीं लगता है पैसे को उस लाभार्थी किसान के खाते में पहुंचने में। यह है टेक्नोलॉजी। समय के अनुरूप चलना, उसके अनुरूप देखना और उसके अनुरूप कार्य करना। भारत सरकार देश में मीठी क्रांति को बढ़ावा दे रही है। सरकार की इस पहल से प्रेरित होकर देश के कई उद्यमी शहद के कारोबार में आगे आ रहे हैं। ऐसे ही प्रगतिशील किसान हैं सुनील कुमार, जिन्होंने नेचर नेक्चर को प्रमोट कर शहद को न केवल निर्यात के साथ व्यवसायिक बनाया है, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ाए हैं। इस विषय पर सुनील कुमार से विस्तार से बात की हमारे संवाददाता ओपी यादव ने।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीठी क्रांति के जरिए देश में किसानों की आर्थिक तरक्की के नए विकल्प तलाशने पर लगातार काम कर रहे हैं और इसी दिशा में कई किसान जो उद्यमी हैं वो भी नए नए स्टार्टअप लेकर आगे आ रहे हैं। अभी हमारे साथ मौजूद है नेचर नेक्टर के प्रणेता सुनील कुमार, जिन्होंने शहद के जरिए एक नई क्रांति लाकर न केवल युवाओं को रोजगार दिया है बल्कि इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को पूरा करने का महत्वपूर्ण काम भी किया है। आइए बात करते हैं। सुनील जी, अगर बात करें नेचर नेक्टर, शहद को आपने एक कॉमर्शियल उत्पाद बनाने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय ख्याति देने का काम किया है, क्या है इसमें वर्तमान में रोजगार की संभावनाएं? देखिए, जब देश में ये मीठी क्रांति की बात करी गई तो हमने इस मीठी क्रांति को 30 साल पहले ही सोच लिया था। आज हमारे साथ 38,000 बी कीपर हैं, किसान हैं। हम लगभग 10,000 टन से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर देते हैं और आप हैरान होंगे कि देश का निर्यात लगभग 50,000 टन से ऊपर हो चुका है। अगर शहद की बात करें, इसको औषधीय उत्पाद के अलावा लोग कॉमर्शियल स्तर पर किस किस काम में लेते हैं? देखिए, शहद जो है औषधि के तौर पे तो सदियों से जाना गया है, लेकिन आजकल शहद को फूड इंग्रेडिएंट के फॉर्म में देखा जाता है। बिस्किट बनाने में, केक बनाने में, मॉकटेल्स बनाने में, वाइन्स बनाने में, चिकन के ऊपर ग्रेजिंग के लिए, आपका केक्स के अंदर इसका ज़बरदस्त इस्तेमाल है। फिर आजकल हनी से, शहद से मार्मलेड बनते हैं। शहद से आपकी ग्रीन टी के अंदर शहद का बहुत इस्तेमाल होता है। इस तरीके से शहद का इस्तेमाल दिन बर दिन फूड के अंदर बढ़ता जा रहा है। इस शहद का अंतर्राष्ट्रीय रोजगार, व्यापार और कारोबार, तो निर्यात करके विदेशी मुद्रा अर्जित करने के मामले में शहद की भूमिका अभी कैसी है? जो अभी करंट मार्केट है शहद का, एक्सपोर्ट और इंडिया का मिला के, वो लगभग 2200 से 2500 करोड़ के करीब है। इसमें से आप लगा लीजिए 51% जो है वो एक्सपोर्ट हो जाता है। शहद उत्पादन में युवाओं के लिए किस तरह के अवसर भविष्य में आप देखते हैं? देखिए, पहला अवसर तो ये है कि वो बी बॉक्सेस लगाएं। जितने बी बॉक्सेस लगाएंगे उतना ही मॉडर्न बी कीपिंग को बढ़ावा मिलेगा और वो उस शहद को, रॉ शहद को हमारे जैसे बड़े प्रोसेसर्स को बेच सकते हैं। दूसरा जो इसके अंदर अवसर है कि शहद से बनी हुई चीज़ें बनाना। G20 में मीठी क्रांति यानी शहद के जरिए संबंधों की बिसात बिछाने का काम होगा, वो कितना सार्थक आपको लगता है? देखिए, जो G20 के देश हैं उनके अंदर कई बड़ी इकॉनमीज़ हैं। रशिया की इकॉनमी है, अमेरिका की इकॉनमी है, आपका चाइना का इकॉनमी है, आपका जापान का इकॉनमी है। तो ये जो देश हैं, अब आप देखिए बाहर के लोग जो हैं, विदेशी लोग जो हैं, वो हमारे मुकाबले 20 गुना ज़्यादा शहद खाते हैं, 20 से 25 गुना ज़्यादा शहद। और उनको तो भी क्या है, अपने यहाँ पर उतनी प्रोडक्शन नहीं मिलती, उतनी उनके यहाँ उत्पाद नहीं है। तो हमारे लिए G20 में मौका है कि हम इन सारे बड़े देशों को बोलें कि अगर उन्हें शहद की खपत पूरी करनी है तो भारत से बढ़िया उनके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई मित्र नहीं है, कोई साथी नहीं है। तो ये थे नेचर नेक्टर के प्रणेता और देश के अग्रणी शहद उत्पादक किसान सुनील कुमार, जिनका मानना है कि मीठी क्रांति के जरिए एक और जहां देश में रोजगार, व्यापार और कारोबार की संभावनाएं बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर शहद निर्यात से विदेशी मुद्रा अर्जित करने के साथ साथ देश में आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को सच्चे मायनों में साकार करने का काम भी हो रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन गौरव गिरी के साथ मोपी यादव, DD न्यूज, दिल्ली। केरल सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ मिल्मा ने ओणम सीजन के दौरान अपने उत्पादों की रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की है। मिल्मा के अध्यक्ष KS मणि ने कहा कि इस साल ओणम के दौरान दूध, दही और अन्य उत्पाद की बहुत अधिक बिक्री हुई है, जिससे संगठन की विश्वसनीयता का पता चलता है। गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस यानी जैम के CEO PK सिंह ने DD न्यूज से बात करते हुए कहा कि जैम पोर्टल का मुख्य उद्देश्य सरकार को आपूर्ति की खरीद में पारदर्शिता को सुनिश्चित करना है और इसी का परिणाम है कि आज अधिकतर सरकारी विभागों, संगठनों और सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का आसान एवं ऑनलाइन खरीदारी करने का बेहतर मंच साबित हुआ है। गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट गुड्स एंड सर्विसेज का पूरा, सो दैट इज़ आवर अल्टीमेट टारगेट कि भाई गवर्नमेंट में कोई भी किसी को ज़रूरत नहीं होनी चाहिए जैम के बाहर ख़रीदने की। इसीलिए हम सेंट्रल गवर्नमेंट हो गए, राज्य सरकारें हो गई, सबसे हम मशवरा करते हैं कि आप बताएं कि हमें क्या डेवलपमेंट करना है जिससे जो प्रोक्योरमेंट आज बाहर जा रहा है वो कल को जैम पे आ सके। सर्विसेज में हमने काफ़ी काम काफ़ी हद तक कर लिया है।
कि आज हमारे पास ऑलमोस्ट वैसी सारी सर्विसेज हैं जो गवर्नमेंट को रिक्वायर्ड होती हैं। एक आधा जो स्पेशलाइज सर्विस हैं वो भी हमारे पास अभी आ गई हैं। जेम पे आज एयरक्राफ्ट हायर हो रहे हैं, जेम पे आज कूल हैंडलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हायर हो रहे हैं, जेम पे आज माइनिंग डेवलपमेंट ऑपरेशंस का काम हो रहा है, माइंस का भी। तो ये बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहे हैं। उसके अलावा वैक्सीन का प्रोक्योरमेंट हो गया, इसके अलावा इंश्योरेंस का हो गया। ये सब बड़ी मात्रा में आजकल देखने को मिल रहा है और अच्छे रेट्स आ रहे हैं इसमें। और तेलंगाना के हैदराबाद में लगातार बारिश से मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हैदराबाद में कल से जारी भारी बारिश का सिलसिला भी जारी है। बारिश के कारण मलकपेट, अयप्पा सोसाइटी और एलबी नगर इलाकों में जलभराव हो गया। वहीं शहर में कई जगह ट्रैफिक जाम की समस्या भी खड़ी हो गई है। हैदराबाद जिला कलेक्टर ने नगर निगम सीमा में आने वाले सभी शैक्षणिक संस्थाओं में आज छुट्टी घोषित कर दी है। उधर बारिश के हालात पर काबू पाने के लिए आपदा प्रतिक्रिया बल यातायात पुलिस की टीमें स्थिति को सामान्य करने में जुट गई हैं। तेलंगाना के मंत्री थलासानी श्रीनिवास यादव ने अधिकारियों को सभी स्तरों पर सतर्क रहने को कहा है। और आइए अब बात करते हैं मौसमी खेती की और जानते हैं कि इस मौसम में कैसे रखें। और आइए अब जान लेते हैं कि मंडी में क्या रहा भाव। सप्ताह के पहले दिन सोमवार को चने के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। कोटा और मेरठ मंडी में चने के सौदों में तेजी रही, जबकि काला पीपल और बदायूं मंडी में इस दौरान चने के भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। बात इसकी आवक की करें तो इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में चने की आवक सामान्य बनी हुई है। गुजरात और उत्तर प्रदेश सहित दूसरे राज्यों की मंडियों में 4 सितंबर को चना बिकवाली के लिए पहुंचा। भाव पर नजर डाली तो एग मार्केट के मुताबिक मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में 2 सितंबर को देसी चने का भाव रहा 4,355 रुपए। 4 सितंबर को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 4,355 रुपए पर बरकरार रहा। राजस्थान की कोटा मंडी में चने के भाव की बात करें तो यहाँ 2 सितंबर को चने का भाव था 5,300 रुपए। 4 सितंबर को इसके सौदे 800 रुपए उछलकर 6,100 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की मेरठ मंडी में 2 सितंबर को देसी चने का भाव रहा 6,075 रुपए। 4 सितंबर को इसके भाव में 175 रुपए की मजबूती आई और भाव हो गया 6,250 रुपए। हालांकि राज्य की ही बदायूं मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान देसी चने के भाव स्थिर रहे। यहाँ 2 और 4 सितंबर को देसी चना 5,860 रुपए पर बिका। वहीं उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में सप्ताह के पहले दिन सोमवार को चने के भाव कुछ इस प्रकार रहे। मैनपुरी मंडी में चने का भाव रहा 5,865 रुपए। बहरौनी मंडी में चना 5,500 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की ही पीलीभीत मंडी में इस दौरान चने के सौदे 5,860 रुपए पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की पैदावार अच्छी होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 275,04,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273,02,000 टन के उत्पादन की तुलना में 2,02,000 टन अधिक है। वहीं बात चने की पैदावार की करें तो साल 2022-23 के दौरान घरेलू स्तर पर रबी चने की पैदावार 135,43,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो बीते साल इस दौरान 135,44,000 टन रही थी। चालू खरीफ सीजन में देश के ज्यादातर हिस्सों में धान की बुआई चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023 के लिए खरीफ धान की बुआई का रकबा बीते साल से आगे चल रहा है। 1 सितंबर तक खरीफ धान की खेती 398 लाख हेक्टेयर के पार पहुंच गई है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ धान की बुआई 383,79,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी इस साल खरीफ धान की बुआई का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले 14,29,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। फिलहाल मंडियों में धान की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एग मार्केट के मुताबिक केरल की पुल्लेपल्ली मंडी में 2 सितंबर को धान का भाव रहा 2,160 रुपए। 4 सितंबर को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 2,160 रुपए पर बना रहा। जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान धान के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 2 सितंबर को धान का भाव था 3,600 रुपए। 4 सितंबर को इसके सौदे 100 रुपए लुढ़क कर 3,500 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की लालगंज मंडी में सामान्य क्वालिटी की धान के भाव स्थिर रहे। यहाँ 2 और 4 सितंबर को सामान्य धान 2,200 रुपए पर बिकी।
पश्चिम बंगाल की इंडस मंडी में सामान्य धान की बात करें तो यहाँ 2 सितंबर को सामान्य क्वालिटी की धान का भाव था 2,240 रुपए। 4 सितंबर को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 2,240 रुपए पर बना रहा। मौसमी मानसून की बारिश देर से शुरू होने से धान की फसल को नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से इसके उत्पादन में कमी की आशंका बढ़ गई है। इसके अलावा आगामी त्योहारी सीजन के दौरान चावल की घरेलू डिमांड में बढ़ोतरी और इसकी खुदरा कीमतों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार ने चावल के निर्यात पर एक बड़ा फैसला लेते हुए इस पर बैन लगा दिया है। बता दें कि केंद्र ने बासमती चावल को छोड़कर दूसरे सभी कच्चे चावल के निर्यात पर बैन लगाया है। अगर बासमती चावल के निर्यात पर नजर डालें तो एपिडा के मुताबिक इस साल देश से होने वाले बासमती चावल के निर्यात में बढ़ोतरी देखने को मिली है। साल 2023-24 के लिए अप्रैल से जून महीने के दौरान बासमती चावल का निर्यात 11,72,684 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान बासमती चावल का निर्यात 11,25,361 टन का हुआ था। बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में धान की उपज साल 2022-23 के दौरान 1,355,42,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। ये उपज पिछले साल की तुलना में 60,71,000 टन अधिक है, जबकि साल 2021-22 में धान की पैदावार 1,294,71,000 टन रही थी। और आइए अब जानते हैं कि किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल। जम्मू कश्मीर में मक्के के खेत में निराई और गुड़ाई कर ली। मक्के में कीट लगने की आशंका है, ऐसे में मक्के में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव कर ले। किसान तरबूज की तुड़ाई करते रहें। इस समय शलगम की बुआई कर सकते हैं। साथ ही गाजर की बुआई का समय उपयुक्त है। इसी तरह मूली की बुआई कर ले। जम्मू कश्मीर में फूल गोभी की रुपाई करते रहें। वहाँ प्याज की बुआई के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। किसान मूंग के खेत में निराई और गुड़ाई कर ले। इसके साथ ही अरहर के खेत में निराई और गुड़ाई करते रहें। यही लोबिया के खेत में भी निराई और गुड़ाई कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में चुकंदर की बुआई कर ले। हरियाणा में गाजर की बुआई कर ले। गाजर के खेत में निराई और गुड़ाई करें। गाजर के खेत से खरपतवार निकालें। किसान प्याज की रुपाई कर सकते हैं। प्याज के खेत में निराई और गुड़ाई करते रहें। प्याज के खेत से घास फूस निकाल लें। प्याज के खेत से ही जल निकासी का उचित प्रबंध कर सकते हैं। यही कपास के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। कपास के खेत की देखभाल करें। इसके अलावा धान के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। धान के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। अभी मक्के में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में मक्के में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें।
और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़ कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में गुजरात के सूरत में एक आर्किटेक्ट इंजीनियर विपुल जेपीवाला ने प्रधानमंत्री का 7,200 हीरो से जड़ित चित्र बनाकर पीएम के प्रति लगाव की अद्भुत मिसाल पेश की है। विपुल जेपीवाला इस चित्र को पीएम मोदी के 73वें जन्मदिन पर उन्हें उपहार के रूप में देना चाहते हैं। शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के 75 विजेताओं से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं को विकसित करने में शिक्षकों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने बच्चों को जमीनी स्तर पर उपलब्धियां हासिल करने वालों के बारे में शिक्षित करके प्रेरित करने के महत्व पर जोर दिया। चंद्रयान 3 की सफलता पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में छात्रों में जिज्ञासा को प्रोत्साहित करने के महत्व को रेखांकित किया। G20 सम्मेलन के दौरान दिल्ली में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन को छोड़कर राजधानी के सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे। पहले दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी जारी की थी कि दिल्ली मेट्रो के अलग अलग स्टेशनों के 39 गेट बंद रहेंगे, लेकिन अब सभी खुले रहेंगे। रक्षा मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने सोमवार को राजस्थान के जैसलमेर में भाजपा की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री और राजस्थान के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी समेत पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। राजनाथ सिंह ने कहा कि सनातन के नाम पर कांग्रेस के सहयोगी डीएमके द्वारा अपमान किया जा रहा है। वे कहते हैं कि सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों ने इस पर चुप्पी साध रखी है। देश के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 ने पृथ्वी की कक्षा बदलने का दूसरा चरण पूरा कर लिया है। इसरो के मुताबिक आज सुबह 2:45 बजे इसे अंजाम दिया गया। बेंगलुरु स्थित इस ट्रैक सेंटर से इस कक्षा को बदलने का काम सफलतापूर्वक किया गया। आदित्य L1 पृथ्वी की कक्षा में 16 दिन बिताएगा। इस दौरान 5 बार इसकी कक्षा बदलने के लिए अर्थ बाउंड फायरिंग की जाएगी। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।